नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने ये देखा था कि जो ठोस पदार्थ हैं उन ठोस पदार्थों को हमने अवयवी कणों के अरेंजमेंट यानी व्यवस्था के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था। एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। और हमने इन दोनों में कंपेरेबल स्टडी भी की थी। हमने इन दोनों में क्या अंतर है उनके बारे में कल पढ़ा था। एक बार ब्रीफली मैं दोबारा से उनको रिमाइंड कर देता हूँ। एक तो व्यवस्था की जब बात करें अपन तो अवयवी कण यानी पार्टिकल। जब क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं अपन तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस हैं जिनमें अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित है, यानी क्रिस्टलीय व्यवस्थित। अक्रिस्टलीय इसका मतलब अव्यवस्थित। तो व्यवस्था के रेफरेंस में अपने को इतना ही याद रखना है कि जहाँ अक्रिस्टलीय है, जहाँ अक्रिस्टलीय की शुरुआत ऐसे होती है, इसका मतलब इस प्रकार के ठोस पदार्थों में जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं यानी जो अवयवी कण हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वो अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं या फिर अव्यवस्थित हैं। तो यहाँ व्यवस्थित अवयवी कण और यहाँ अवयवी कण अव्यवस्थित। अपन ने इनमें देखा था, पहला इनमें अवयवी कण व्यवस्थित, यहाँ अवयवी कण थे अव्यवस्थित। अवयवी कण व्यवस्थित और अवयवी कण अव्यवस्थित। दूसरा डिफरेंस था, दूसरा जो अंतर था वो, ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा जो डिफरेंस है वो देखते हैं अपन इनकी दैशिकता का। दूसरा अंतर देखते हैं अपन इनकी दैशिकता, जो अपन ने कल नहीं देखा था। दैशिकता, दैशिकता के रेफरेंस में अगर अपन देखें तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये होते हैं विषम दैशिक ठोस। विषम दैशिक ठोस। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये होते हैं समदैशिक ठोस। समदैशिक, that means an isotropic solids, anisotropy solid। और समदैशिक मतलब आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। अब समदैशिक और विषमदैशिक में डिफरेंस क्या है, इन दोनों वर्ड्स का मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल जो है या ठोस पदार्थ है, चाहे वो क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है, उसके खुद के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे उसके कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, परावर्तनांक, अपवर्तनांक, श्यानता, पृष्ठ तनाव, इस प्रकार की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी। और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए, इनका मेजरमेंट करने के लिए अक्ष किरणों पर बेस एक तकनीक काम में ली जाती है, जिसे हम बोलते हैं अक्ष आरडी टेक्निक, यानी अक्ष रे डिफ्रैक्शन
तकनीक, अक्स किरण विवर्तन तकनीक। इस अक्स रे डिफ्रैक्शन तकनीक में क्या होता है, अक्स किरणों को क्रिस्टल की अलग अलग डायरेक्शन से पास कराया जाता है और जो ट्रांसमिटेड जो अक्स किरण होती है उस अक्स किरण की नेचर को आइडेंटिफाई करके क्रिस्टल के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं इनका पता लगाया जाता है। जैसे अपन एग्जांपल लें कि क्रिस्टलीय ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस है अपने पास, ये अपने पास एक क्रिस्टलीय ठोस है और अपने को पता है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण हैं, जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं, वो एक निश्चित नियमित पैटर्न में अरेंज होते हैं, यानी व्यवस्थित होते हैं। जैसे धनायन, ऋणायन, धनायन, फिर ऋणायन, धनायन के नज़दीक ऋणायन, ऋणायन के नज़दीक धनायन, इस प्रकार से पार्टिकल्स अरेंज। ये क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित है। अब हमने क्या किया, इस क्रिस्टल के ऊपर इसके दो एंगल से, यानी दो दिशाओं से अक्ष किरणों को इसके आर पार गुजारा अपन ने। किस लिए इन अक्ष किरणों को आर पार अपन गुजार रहे हैं, इस क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करने के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, हीट कंडक्टेंस है उसकी, उसका परावर्तनांक है, अपवर्तनांक है, उसकी विस्कोसिटी है, इस टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया, अक्स आरडी टेक्निक का यूज किया। और इस तकनीक में हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के अलग अलग अक्षों से या क्रिस्टल की अलग अलग दिशाओं से अपन अक्ष किरणों को पार करवाते हैं या उसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। मान लो कि हमने एक साइड अपने पास ए और बी, हमने ए साइड से अक्ष किरणों को इस क्रिस्टल के आर पार भेजा। ये अक्ष किरण है जो क्रिस्टल से पार होकर के ए से चली और बी की दिशा से बाहर निकल गई। तो ये जो बाहर निकलने वाली अक्ष किरण है, इन अक्ष किरणों की प्रकृति का अध्ययन करके क्रिस्टल के गुणधर्मों का पता लगाया जाता है। अब एक दूसरी साइड से अपन ने इसी क्रिस्टल की किसी दूसरी दिशा से अक्ष किरणों को ट्रांसमिटेड करवाया, इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया हमने। जैसे इस दिशा से अपन ने अक्ष किरणों को इंसिडेंट करवाया सी और डी डायरेक्शन से। तो एपी डायरेक्शन की जो अक्ष किरण है उसकी प्रॉपर्टी अलग आती है और सी और डी डायरेक्शन से जो अक्ष किरण ट्रांसमिटेड हुई है उसकी प्रॉपर्टी अलग आती है। यानी जब अपन किसी क्रिस्टलीय ठोस के इन गुणधर्मों को अक्स आरडी तकनीक या अक्ष किरण विवर्तन के द्वारा या अक्ष किरणों के द्वारा पता लगाते हैं, तो जब अलग अलग दिशाओं से क्रिस्टल की अलग अलग दिशाओं से अपन अक्ष किरणों को गुजारते हैं तो अक्ष किरणों का व्यवहार भी अलग अलग प्रकार का प्राप्त होता है और अलग अलग दिशाओं से इन गुणधर्मों के मान भी अलग अलग आते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, जैसे अपन ने इस दिशा से ए और बी डायरेक्शन से अक्ष किरणों को गुजारा तो इस अक्ष किरण को इस तरफ प्लस चार्ज, उसके बाद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिले, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसी प्रकार इस साइड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिले, उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस प्रकार के पार्टिकल मिले। और अक्ष किरणों का जो व्यवहार है इन आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि बाहर निकलने वाली जो आर पार ट्रांसमिटेड होने वाली जो अक्ष किरण है उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। ये डिपेंड करता है कि उसको अपने रास्ते में किस प्रकार के आयन मिले। तो इसको एक तरफ पॉजिटिव ए और बी साइड से एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, इसी प्रकार दूसरी साइड में भी नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार के चार्ज पार्टिकल मिले हैं इसको। लेकिन जब सी और डी डायरेक्शन में अपन ने अक्ष किरण को गुजारा तो इस अक्ष किरण को एक तरफ कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिले
और एक तरफ कम्प्लीटली पॉजिटिव 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 चार्ज पार्टिकल मिले, तो दोनों अक्ष किरणों का व्यवहार अलग हुआ, और दोनों अक्ष किरणों का व्यवहार अलग होने के कारण क्रिस्टल के जो भौतिक गुणधर्म है, इन भौतिक गुणधर्मों का मान भी क्रिस्टल की अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्राप्त होते हैं अपने को। तो क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो देशिकता के आधार पर विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, यानी एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और उस इनकी एनाइसोट्रोपी का कारण है कि इनमें अवयवी कण या जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं ये एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं, यानी आइसोट्रोपिक होते हैं। उसका कारण ये है कि पहली बात कि अवयवी कण किस प्रकार के होते हैं, इनमें अव्यवस्थित होते हैं, यानी अवयवी कणों की कोई निश्चित नियमित व्यवस्था नहीं होती है। अवयवी कण इनमें द्रवों की भांति बिखरे रहते हैं। जैसे अपन एक अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, कोई पैटर्न नहीं है। केवल धनायन और ऋणायन की संख्या समान है, बाकी धनायन और ऋणायन की व्यवस्था कहीं किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट नहीं है, यानी जिग जैग डिस्ट्रीब्यूट है आयंस। इस प्रकार से ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें धनायन और ऋणायन अनियमित रूप से वितरित हैं, और जब हम क्रिस्टल के अलग अलग अक्षों से, यानी जिस अलग अलग दिशाओं से, जैसे इस दिशा से अपन ने एक अक्ष किरण को गुजारा, इस दिशा से अपन ने दूसरी अक्ष किरण को गुजारा, तो दोनों अक्ष किरणों का जो व्यवहार है वो लगभग समान रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अक्रिस्टलीय ठोस की अलग अलग दिशाओं से अपन क्रिस्टल के भौतिक गुणधर्मों को मापते हैं तो सभी दिशाओं में गुणधर्मों का मान लगभग समान प्राप्त होता है। तो इसी कारण समान प्राप्त होता है, इसीलिए अपन इनको समदेशिक कहते हैं। हर दिशा में, देशिक का मतलब हर दिशा में भौतिक गुणधर्मों का मान समान, इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को अपन बोलते हैं समदेशिक यानी आइसोट्रोपिक, और विषम देशिक का मतलब है हर दिशा में इनके भौतिक गुणधर्मों का मान ज्ञात करने पर वो विषम यानी अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसीलिए अपन इनको विषम देशिक यानी एनाइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं। तो दूसरा अंतर यह हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति में या देशिकता के आधार पर विषम देशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है वो देशिकता के आधार पर समदेशिक यानी आइसोट्रोपिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा था तीसरा, इनका गलनांक के बारे में। इनके गलनांक के बारे में देखा था हमने। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण होता है, यानी एक फिक्स एंड शार्प पॉइंट होता है। गलनांक फिक्स होता है और शार्प होता है, जबकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। एक अंतर ये हो गया। नेक्स्ट अंतर, एक अंतर हमने ये देखा था इनके शीतलन वक्रों के बारे में। वक्र जो क्रिस्टलीय ठोस है इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं, असतत यानी डिसकंटिन्यूअस, और अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, यानी कंटिन्यूअस। इसके बारे में भी मैंने कल आपको समझाया था कि शीतलन वक्र का मतलब क्या है। एक बार अपन उसको दोबारा पढ़ते हैं। शीतलन वक्रों का अर्थ क्या है। शीतलन का मतलब है ठंडा करना। जब अपन पदार्थ को ठंडा करते हैं और ठंडा करते हैं तो समय के साथ पदार्थ के तापमान में कमी आती है, और
हमने ये भी पढ़ा है कक्षा 11 में, या उससे पहले की कक्षाओं में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का जो ताप है वो नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि जब पदार्थ ठोस से गैस बनता है या ठोस से द्रव बनता है या गैस से ठोस बनता है, गैस से द्रव बनता है, जब भी अवस्था परिवर्तित होती है तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान परिवर्तन नहीं होता है, तापमान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। क्रिस्टलीय के लिए अब अपन क्या करते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ लेते हैं जो कि पिघली हुई अवस्था में है, मेल्टिंग फॉर्म में, और इस एक्सिस पर अपन ने टेम्परेचर ताप ले रखा है और इस एक्सिस पर हमने समय t लिया, टाइम t लिया। अपन क्या करते हैं, एक क्रिस्टलीय पदार्थ को या एक ठोस पदार्थ को उसकी गलित अवस्था में लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और जैसे जैसे जब हम उसको ठंडा करते हैं, उसका शीतलन करते हैं, तो शीतलन के साथ साथ समय के साथ साथ जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे उसके तापमान में कमी आती है। तो अपन ने यहाँ अपने पास अपना क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यहाँ बिंदु ए पर है, अपन ने इसको ठंडा करना शुरू किया, तो जैसे जैसे ठंडा होता गया वैसे वैसे समय बढ़ता गया और तापमान में क्या होती गई, कमी आती गई। तो तापमान में कमी आती गई, समय बढ़ता गया और तापमान कम होता गया, बिंदु बी प्राप्त हुआ। एक समय ऐसा आया जब कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए पदार्थ का जो तापमान है वो नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, बदला नहीं, परिवर्तित नहीं हुआ, तापमान रहा नियत, अब तापमान बदला नहीं, कांस्टेंट रहा। ये बिंदु अपने को C प्राप्त हो गया। यानी ये जो दो समय मिले हैं अपने, टाइम t1 और टाइम t2, इन दोनों समयों के बीच ग्राफ का जो तापमान है वो नियत रहा। उसके बाद बिंदु C के बाद तापमान में लगातार कमी होती है, पदार्थ का तापमान में और कमी आती है और पदार्थ ठंडा होता जाता है। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अपने को ये बताता है कि इन दो बिंदुओं के बीच पदार्थ का तापमान कांस्टेंट रहा, नियत रहा, और अपने को पता है कि पदार्थ का तापमान जब अपन पदार्थ को ठंडे से गर्म करते हैं, यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदलते हैं या फिर द्रव से ठोस अवस्था में बदलते हैं, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहेगा, तापमान नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन ने अपने पदार्थ को यहाँ जो ए पॉइंट पर लिया था, यहाँ ये अपनी कौन सी अवस्था में था, गलित अवस्था में था, और जब हमने इसको ठंडा करना यानी ठंडे करने की प्रक्रिया शुरू की, तो यहाँ इसके जमने की प्रक्रिया शुरू हो गई और यहाँ इस बिंदु C तक जमने की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो जमने की प्रक्रिया मतलब यहाँ गलित अवस्था में और यहाँ कंप्लीट पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए। यानी इन दो बिंदुओं के मध्य पदार्थ ने अपनी अवस्था को परिवर्तित किया। पदार्थ गलित अवस्था से यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो जब पदार्थ ने अपनी अवस्था को बदला, तो जितने समय तक पदार्थ ने अपनी अवस्था का परिवर्तन किया उतने समय तक ग्राफ का तापमान नियत रहा, तापमान नहीं बदला। और जैसे ही पदार्थ पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में आ गया, उसके बाद लगातार उसके तापमान में क्या आई, कमी आई। तो ये जो पॉइंट है, ये जो ताप है ग्राफ का, ये जो दो बिंदु हैं जिनके मध्य ग्राफ का तापमान नियत रहा है, ये अपने को बताते हैं कि ये जो तापमान है, जैसे 200 डिग्री है, डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, ये ताप इस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का ताप है। और अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस गलित से ठोस बना रहे हैं अपन, या फिर अगर विपरीत डायरेक्शन में चले अपन, तो यहाँ ठोस अवस्था में हो गया और जब तापमान बढ़ाएंगे अपन तो ठोस से क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। इसका मतलब ये जो तापमान है, ये तापमान इस पदार्थ का गलनांक है। तो अब अपन इस ग्राफ को देख करके आसानी से ये बता सकते हैं कि पदार्थ का जो गलनांक है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि अपने को पता है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने को दो बिंदु ऐसे प्राप्त हुए जिनके मध्य ग्राफ का तापमान
नियत रहा, परिवर्तित नहीं हुआ। इस प्रकार का जो ग्राफ है वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के शीतलन वक्र जो होते हैं वो जिगजैग होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, यानी असतत होते हैं। इनके क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के शीतलन वक्र जो कूलिंग कर्व है उनका डिसकंटिन्यूस होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि इनके जो गलनांक हैं वो फिक्स होते हैं और शार्प पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा अपन अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें अपन, तो अक्रिस्टलीय ठोस में अपन ने किसी अक्रिस्टलीय ठोस को उसकी गलित अवस्था में लिया। अक्रिस्टलीय ठोस को अपन ने उसकी गलित अवस्था में लिया। अब जब अपन इसको ठंडा करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे पदार्थ के तापमान में लगातार क्या आती है, कमी आती है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया पदार्थ का तापमान घटता गया और पदार्थ धीरे धीरे जमता जमता पूर्ण रूप से जम गया और उसके जमने की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब इस ग्राफ में कहीं पर भी ग्राफ का तापमान नियत नहीं रहा, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम ग्राफ को देख करके ये नहीं बता सकते कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहाँ हुआ, कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। अपन नहीं बता सकते कि पदार्थ यहाँ ठोस अवस्था में बदला है या यहाँ बदला है या यहाँ बदला है। इसका मतलब कोई निश्चित बिंदु अपने को प्राप्त नहीं हुआ, कोई निश्चित ताप अपने को प्राप्त नहीं हुआ जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि पदार्थ इस तापमान पर जमना शुरू हुआ और यहाँ उसके जमने की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो यहाँ कोई निश्चित बिंदु नहीं है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के शीतलन वक्र अपने को सतत प्राप्त होते हैं और जिसका कारण ये है कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं और जबकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के जो गलनांक है वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित गलनांक होने के कारण इनके जो शीतलन वक्र हैं वो डिसकंटिन्यूअस यानी असतत प्राप्त होंगे, जबकि इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। इसी कारण इनके शीतलन वक्र, इनके जो कूलिंग कर्व है ये अपने को कंटिन्यूअस प्राप्त होते हैं। तो अपन ग्राफ के आधार पर ग्राफ को देख करके आसानी से ये बता सकते हैं कि ये जो कूलिंग कर्व बना हुआ है ये अक्रिस्टलीय पदार्थ के लिए है या फिर क्रिस्टलीय के लिए, ये अपन आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट अगली बात करें अपन अगले अंतर की। जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं उन क्रिस्टलीय ठोसों को अपन वास्तविक ठोस भी कहते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनको अपन बोलते हैं आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड। या अपन को अति शीतित द्रव यानी सुपर कोल्ड लिक्विड, इनको सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है, और एग्जाम्पल के देकर के इस बात को समझिए। अक्रिस्टलीय ठोसों को अति शीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने को यह पता है कि द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। द्रवों में बहाव की प्रकृति होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं। और कांच भी एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पुराने जो खिड़की, पुराने जो महल वगैरह हैं, पुराने जो भवन हैं, उन भवनों के खिड़की दरवाज़ों के अंदर जो कांच लगे हुए हैं, जब उस कांच का अध्ययन किया गया तो ये पता चलता है कि कांच जो है उस कांच की ऊपर की मोटाई कम रहती है और नीचे की मोटाई ज़्यादा होती है। इस प्रकार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि
कांच जो है वो समय के साथ धीरे धीरे बह करके ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे की ओर आ गया। तो नीचे की ओर बहने के कारण नीचे से कांच की मोटाई हो गई ज़्यादा और ऊपर से इसकी मोटाई हो गई कम। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, चूँकि ठोस होने के बावजूद भी इनमें बहने का गुण पाया जाता है और बहने का जो गुण है वो द्रवों का है। इसीलिए ये कहा गया कि ये जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे किए हुए द्रव हैं, क्योंकि इनमें द्रवों की भांति बहने का गुण पाया जाता है। तो जो पुराने खिड़की दरवाजे हैं उन खिड़की दरवाजों में लगे जो कांच हैं उन कांच की मोटाई ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा होती है, जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि कांच में तो द्रवों की भांति बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन चूँकि कांच एक ठोस पदार्थ है उसके बहने की जो दर है वो बहने की दर द्रवों की भांति या द्रवों की तुलना में बहुत मंद होती है। इसीलिए अपन सामान्य तौर पर देख करके ये नहीं बता सकते कि कांच एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है। उसको एक जगह से दूसरी जगह बहने के लिए लंबे समय की जरूरत होती है। तकरीबन 100 साल पुराने 500 साल पुराने जो खिड़की दरवाजों के कांच हैं उनमें इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। तो कांच में या अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में भी द्रवों की भांति बहने का गुण पाया जाता है। इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को अपन अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। तो ये तो हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ये हो गया आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो एग्जाम में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो बाकी का जो कुछ भी रह गया अपना वो अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी समस्याएं कमेंट बॉक्स में जा करके लिख करके हमें भेज दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।